नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को अपने दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज अपने लेके आए हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पेपर जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें अपने राजस्थान में आने वाली सभी यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर वाली, तो ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनमें देखते हैं जो पेपर फर्स्ट है यानी मेमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर, यानी सतनी अंतःस्रावी कार्यकी और उसका जो व्यवहार है, तो उससे रिलेटेड पेपर है। और ये जो पेपर है ये आपके बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जैसे सेमेस्टर वाइज आपका सिस्टम है तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पेपर। और नो डाउट ये क्वेश्चन जो आपने 10 क्वेश्चन है, ओनली 10 क्वेश्चन है, और ये 10 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीटेबल क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से मेमोराइज करके जाइए ताकि ये आपके स्कोर में यानी फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है जूलॉजी का, उसमें आपके स्कोर में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इनमें से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो अपने देखते हैं, टाइम ख़राब नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी होता है और इससे रिलेटेड जो सामाजिक मुद्दे हैं, यानी एमटीपी क्या है और इससे संबंधित जो सोशल इश्यूज़ है यानी सामाजिक मुद्दे क्या क्या होते हैं उनसे रिलेटेड, यानी भाई जो अपने गर्भावस्था समापन होता है यानी ऑपरेशन के थ्रू मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, तो उसको कैसे कैसे अपने कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड यानी सोशल इशू क्या, सामाजिक मुद्दे हैं, कितनी बाउंडेशन है, उससे रिलेटेड। फिर सेकंड है इम्प्लांटेशन एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। अपने को पता है कि यूट्रस के अंदर क्या होता है, इम्प्लांट होता है। और यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कौन सी कंडीशन में होता है, यानी फर्टिलाइजेशन तो किस में होगा, अपना फेलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सबसे पहले जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट में यानी डिवाइडेशन स्टार्ट होते हैं, मोरूला फॉर्म होगी। मोरूला के बाद देन फॉर्मेशन किसका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट होता है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट होता है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। और ब्लास्टोसिस्ट में जैसे अपने लेयर की बात करें तो आउटर लेयर होती है वो तो ट्रोफोब्लास्ट हो गई, और इनर लेयर होती है इनर मास। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैचमेंट होती है, यानी ट्रोफोब्लास्ट लेयर किससे अटैचमेंट होगी, यानी जो अपना यूट्रस है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम कैसी लेयर होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है। तो यूट्रस की जो ग्लैंडुलर लेयर है एंडोमेट्रियम, उससे अटैचमेंट होता है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। और इसी कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इनसे रिलेटेड जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर देखो, काले हिरन का सामाजिक संगठन यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लैक बक। जो काले हिरन है उसका सोशल बिहेवियर कैसा होता है, सामाजिक संगठन क्या होता है, उससे रिलेटेड अपने को टॉपिक पढ़ना है। फिर जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं तो उनमें डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में जैसे डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड होता है, जैसे डॉग के अंदर होता है, फोकस के अंदर होता है, तो अलग अलग इनके अंदर कम्युनिकेशन मेथड होते हैं। जैसे हनी बी के अंदर, तो कैसे कैसे ये करते हैं, तो कम्युनिकेशन इन एनिमल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपने देखते हैं अपरा और लैंगरहैंस स्रावित हार्मोन। तो अपरा से अपने को पता है जो प्लेसेंटल हार्मोन है, अपरा से जैसे अपने हार्मोन की बात करें तो अपरा से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उनसे रिलेटेड, तो अपरा से HCGH होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलेटेड होता है। अपरा से रिलेटेड होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तो अपरा से स्रावित होता है। फिर लैंगरहैंस से स्रावित हार्मोन की अपने बात करें तो लैंगरहैंस से 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। फर्स्ट होता है अल्फा सेल से, सेकंड होता है बीटा सेल से, थर्ड होता है डेल्टा सेल से। अल्फा सेल से सीक्रेट होता है ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन जो सुक्रोज लेवल को इंक्रीज करता है। बीटा सेल से अपना इंक्रीज होगा इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर सुक्रोज लेवल को डिक्रीज करता है। और थर्ड होता है सोमेटोस्टेटिन, यानी डेल्टा सेल से सीक्रेट होता है। और सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन होता है। सोमेटोस्टेटिन कौन सा हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी है अपने को लिखना है। फिर देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये फीमेल्स के अंदर होती है। 28 से 29 डे माना जाता है, कई बुक्स में 28 डे, कई में 29 डे माना जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपने को पता है मेनली कितनी स्टेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, 4 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। तो फर्स्ट तो कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है। कौन सी फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। यानी मेंस्ट्रुअल फेज में क्या स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कैसे होगी, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेकन डाउन होगी। और एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेकन डाउन हो रही है, टिश्यू ब्रेकन डाउन हो रहे हैं, तो जो डैमेज यानी जो ब्लड है
तो वेस्ट ब्लड है वो यानी आउट होता है तो उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। क्या उसी फेज बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। और फिर मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो सेकंड फेज होती है इसमें, वो होती है प्री ओवुलेटरी फेज। सेकंड फेज कौन सी होती है? प्री ओवुलेट जो मेंस्ट्रुअल फेज हो गई, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद सेकंड होती है प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज यानी बिफोर ओवुलेशन होती है। कब होती है? बिफोर ओवुलेशन। और फिर थर्ड फेज होती है वो ओवुलेटरी फेज होती है। कौन सी फेज होती है? ओवुलेटरी फेज। तो ओवुलेटरी फेज के अंदर अपने को पता है कि ओवुलेशन होता है। ओवुलेटरी फेज में क्या होगा? ओवुलेशन होगा। और ओवुलेशन की प्रोसेस में क्या होता है? जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब सीक्रेट होगा वो क्या करेगा? तो जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte से ही, और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस जो होगा सेकंड होगा। और सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस होता है तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस होने से एक तो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और सेकंड किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का। तो दैट प्रोसेस क्या कहलाती है? ओवुलेशन होती है। क्या कहलाती है? ओवुलेशन। एलएच से रिलेटेड होती है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और फिर जो लास्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, वो होती है ओवुलेटरी फेज के बाद पोस्ट ओवुलेटरी फेज। यानी लास्ट फेज कौन सी होती है? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। यदि ओवम क्या होता है? फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो अपना जैसे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यूस रहती है। और एग यदि फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस से एल्बिकेंस का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन होता है। और जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कॉमन है, तो आप पढ़ लोगे, इसमें कोई वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फिर फिरोमोन्स। तो फिरोमोन जो इन कीटों में जो जनन का जो व्यवहार है, इंसेक्ट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, तो कौन कौन सी फिरोमोन से रिलेटेड होता है उनके बारे में अपने वो पढ़ते हैं। फिर देखिए इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग यानी इस टर्म को पढ़ना है। इम्प्रिंटिंग क्या होती है और एफएपी क्या होती है, इसके बारे में अपने को करना है। फिर सोशल बिहेवियर और रिसस मंकी। तो रिसस मंकी, तो रिसस मंकी के अंदर जो सोशल बिहेवियर है, ये इसके बारे में डिस्कशन करना है। और रिसस मंकी से रिलेटेड एक और भी जानकारी मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। जो रिसस मंकी है उसमें आर एच फैक्टर की खोज की गई थी। और आर एच फैक्टर की सर्वप्रथम खोज की इसमें की गई थी रिसस मंकी के अंदर। और ये कोरल लैंड स्टिनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कोरल लैंड स्टिनर के द्वारा। फिर उसके बाद एडिनो हाइपोफाइसिस, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड हार्मोन। तो एडिनो हाइपोफाइसिस किससे रिलेटेड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड आप सभी को पता है कि अपने जो सेला टर्सिका नोच होती है उसमें प्रेजेंट होती है। स्फिनोइड बोन पे जो सेला टर्सिका नोच होती है उसमें ये प्रेजेंट होती है। लोकेशन तो क्या हो गई? सेला टर्सिका नोच, स्फिनोइड बोन शेप होती है। फिर उसके बाद जैसे हार्मोन कौन कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड टू टाइप की होती है। एक तो फर्स्ट वन कौन सी होती है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और सेकंड होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में भी जैसे पार्ट की बात करें तो एक तो पार्स डिस्टेलिस होता है और एक होता है पार्स इंटरमीडिया की बात करें तो पार्स डिस्टेलिस होता है। उससे लगभग कितने हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं? 6 टाइप के। और 1 हार्मोन सीक्रेट होता है किससे? पार्स इंटरमीडिया से। तो पार्स इंटरमीडिया से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो अपने पार्स डिस्टेलिस है, पार्स डिस्टेलिस से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो उनके नेम देखिए कौन कौन से हार्मोन होते हैं। ग्रोथ हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, पीआरएल बोलते हैं जिसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। उसके बाद अपने एसीटीएस एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। तो ये जो हार्मोन होते हैं, एक होता है टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन किससे सीक्रेट होते हैं? ये अपने एडिनो हाइपोफाइसिस से होते हैं। और जो पार्स इंटरमीडिया है वो भी पार्ट किसका होता है? यानी एडिनो हाइपोफाइसिस का, उससे हार्मोन सीक्रेट होता है, उसको अपने बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड का अनदर पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। कौन से बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। हार्मोन सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस में। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है उसमें स्टोर होते हैं कौन कौन से हार्मोन स्टोर होते हैं? एक तो अपना होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और एक होता है बेटा एडीएच हार्मोन। कौन सा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दोनों न्यूरो हाइपोफाइसिस में स्टोर होते हैं। और उसके बाद अपने देखते हैं जैसे 10th क्वेश्चन, एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, यानी दुग्ध स्त्रावण की जो अंत है स्त्रावण कार्य की है उसके बारे में अपने स्टडी करना है। और मधुमक्खी नृत्य यानी जो बी डांस है उससे रिलेटेड अपने वो अपने टॉपिक को कहना है। और आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से आपने देख लिए होंगे। और अभी जैसे आपका एग्ज़ाम भी निकट है, 1 या 2 दिन में होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कीजिए और सभी टर्म्स को अच्छे से पढ़ के जाइए। और एग्ज़ाम में बेस्ट ऑफ लक, आपके अच्छे में से अच्छे यानी पूरे में से पूरे मार्क आए।
और अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। थैंक यू, धन्यवाद।